साथ अनुपमा झा। नामांकन के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने जी बिहार झारखंड को इंटरव्यू दिया। जी बिहार झारखंड के संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि वो बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं और फिर से अपनी वादा दोहरा रहे हैं। सत्ता में आए तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यही नहीं, बिहार में काबा का भी उन्होंने जिक्र किया। बिहार चुनाव है, राजनीतिक मुद्दे हावी हैं और घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही हैं। पहले तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही, अब बाउंसर मारा है और साफ तौर पर कहा है तेजस्वी यादव ने कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको वो अब नियोजित नहीं रहने देंगे। हमारे साथ तेजस्वी यादव हैं, बात करते हैं। तेजस्वी जी, क्रिकेट आप खेलते थे तो बाउंसर वहाँ भी मारते थे और यहाँ भी मारना शुरू कर दिए। नहीं, देखिए, जो जिसका अधिकार बनता है वो तो देना पड़ेगा। अगर आप लोकतंत्र में हैं और आप जनसेवा में लगे हुए हैं और आप सत्ता में, सरकार में इसलिए हैं कि लोगों की सेवा कर सकें, तो जो लोगों का, शिक्षकों की जो जायज़ मांग जो रही है उसको तो पूरा करना चाहिए था सरकार को। भाई, समान काम के लिए आप जो है अलग अलग वेतन तो नहीं दे सकते। मांग तो जायज़ है। आप भी रिपोर्टर हैं तो आपके जैसे जितने रिपोर्टर होंगे सबको तो एक आशा होती है ना कि भाई समान काम का समान वेतन मिले। तो शिक्षकों को क्यों नहीं? नियोजित शिक्षकों को नीतीश कुमार जी ने इस्तेमाल किया और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, जब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तब नीतीश कुमार जी ने लाठी डंडे से पिटवाने का काम किया। उसके बाद भी कई भाषणों से धमकाया भी। हम लोगों ने पूरा रिसर्च वगैरह करके हम बोल रहे हैं कि ये फिजिबल है और हम लोग सरकार में आने के बाद आज हमने नामांकन किया है और हम लोग ठेठ बिहारी है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो नियोजित शिक्षक जितने हैं उनको समान काम, समान वेतन हमारी सरकार आप बनते ही वो देने का काम करेगी। तो हमारी तो लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। देश में सबसे युवा प्रदेश बिहार है और इस बार युवा ने ठाना है, बिहार के लोगों ने ठाना है, किसान मजदूरों ने ठाना है कि इस बार सरकार जो है वो बदल करके रहेंगे। अभी आपको देखना पड़ेगा, बिहार असेंबली का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, यहाँ के मुद्दे कुछ और हैं। और जब बिहार की अगर बात की जाए, बिहार में काबा, भूखमरी बा, गरीबी बा, लाचारी बा, बीमारी बा, काबा, अस्पताल में कुत्ता लेटल बा, जल जमाव बा, बाढ़ बा, सुखाड़ बा, काबा, यही सब बा, पलायन बा। तो ये तो चीज़ें हैं बिहार में। तो चर्चा तो इस पे होगी ना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जो हैट्रिक मारने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव इस चुनाव में हैट्रिक मारते हैं या खुद क्लीन बोर्ड हो जाते हैं। कमेंट फिरोज के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, हाजीपुर। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर सीट से पर्चा दाखिल किया। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से जब पर्चा भरा, पटना में राबड़ी देवी का उन्होंने आशीर्वाद दिया। इससे पहले नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो हाजीपुर निकले और नॉमिनेशन फाइल करने के साथ ही नीतीश सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। एक बार फिर से अपना वादा दोहराया और कहा सरकार बनी तो पहला काम नौकरी देने का होगा। साथ ही तेजस्वी ने सीएम को नालंदा से दंगल में उतरने का भी चैलेंज दिया। राघोपुर से तेजस्वी ने दाखिल किया नामांकन, फिर से दोहराया 10 लाख बहाली का वादा। सीएम नीतीश को दंगल में उतरने की दी चुनौती। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करें, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से पर्चा भर दिया है। बड़े भाई तेज प्रताप और पार्टी के दिग्गज नेता भोला यादव के साथ वो नॉमिनेशन फाइल करने हाजीपुर पहुंचे और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद नियोजित शिक्षकों
और बेरोजगारों से किया गया अपना वादा फिर से दोहराया। बिहार जो प्रदेश है वो सबसे नौजवान प्रदेश है इस देश का, और इस बार लोगों को युवा सरकार चाहिए, नया सरकार चाहिए। हमने जो वादा किया है कि 10 लाख रोजगार, पहले कैबिनेट में पहला अगर कोई काम हम करेंगे तो 10 लाख रोजगार लोगों को, बेरोजगार नौजवान भाइयों को हम लोग स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। इससे पहले पटना में तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी का आशीर्वाद लिया और सीएम नीतीश को चैलेंज दिया कि वो अपने गृह जिले से चुनाव लड़ लें और वहां से वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, वो अपने गृह जिला नालंदा का ही एक क्षेत्र चुन ले, वो भी नामांकन करें, हम भी वहां से नामांकन करते हैं और उनको हम हरा करके रहेंगे। राघोपुर सीट से तेजस्वी का मुकाबला राबड़ी देवी को हराने वाले सतीश यादव से होगा। जंग यादव वर्सेस यादव के बीच होगी, लेकिन निर्णायक भूमिका में राजपूत होंगे और तेजस्वी को भरोसा है कि राघोपुर की जनता सीएम चुनती है। राघोपुर की जनता हैट्रिक बनाने जा रही है मुख्यमंत्री का। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। दूसरे चरण के लिए नामांकन का दौर जारी है। बुधवार को उजियारपुर से आरजेडी के प्रत्याशी आलोक मेहता ने नामांकन भरा। नामांकन भरने के लिए आरजेडी प्रत्याशी साइकिल से पहुंचे, उनके साथ आरजेडी कार्यकर्ता भी साइकिल पर सवार रहे। नामांकन के बाद आलोक मेहता ने मीडिया से बातचीत की और कहा, अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो उजियारपुर के अधूरे पड़े कामों को पूरा करेंगे। तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने बारी बारी से लोगों के बीच रखा है और एक बदलने वाले बिहार की तस्वीर भी पेश की है कि आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में जो है ये झूठे विकास के नारों के बजाय समाज की अंतिम पंक्ति और गांव के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों की राहत की बात होगी। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान है, उससे पहले नामांकन का दौर जारी है और इसी सिलसिले में समस्तीपुर के विभूतिपुर सीट के लिए सीपीएम के प्रत्याशी अजय कुमार ने पर्चा भरा। अपने समर्थकों के साथ महागठबंधन समर्थित सीपीएम प्रत्याशी अजय कुमार दल सिंह सराय पहुंचे। इस दौरान सीपीएम प्रत्याशी ने मीडिया से बातचीत की, कहा अगर जनता ने मौका दिया तो विभूतिपुर में बढ़ते अपराध पे नकेल कसने का काम करेंगे, साथ ही जो विकास का काम नहीं हुआ उसके लिए काम किया जाएगा। बता दें, महागठबंधन के साथ मिलकर सीपीएम इस बार चुनावी मैदान में है। खास करके जो है इधर दल सिंह सराय की 6 पंचायत में तो कोई काम हुआ ही नहीं और उधर भी कोई काम नहीं हुआ। विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है विधायक जी का विकास हुआ है और अभी विभूतिपुर पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो है ना लूट और आतंक का राज कायम है। दूसरे चरण के लिए मधुबनी सीट से वीआईपी के प्रत्याशी ने पर्चा भरा। वीआईपी प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ के पर्चा भरने के बाद चुनावी सभा का आयोजन हुआ। इस सभा में बीजेपी के दिग्गज मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सभा को संबोधित किया। दोनों दिग्गजों ने सुमन कुमार महासेठ के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। अनाचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, इसकी एक गटार गंगा हमने इस बिहार के अंदर उन 15 सालों में। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस मिथिलांचल के विकास की चिंता नहीं की। राष्ट्रीय जनता दल ने इस क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं की। बहुत लंबे समय के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रचार में वो कश्मीर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अभी कश्मीर के आतंकी का उन्होंने जिक्र किया था। अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साध रहे हैं। हाजीपुर में 3 बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे नित्यानंद राय ने कहा, मुझसे आतंकियों का सफाया कराइए, लेकिन भाषण देने के लिए मत कहिए। रेलवे लाइन पर जब कार्य पूरा हो जाएगा और जब ट्रेन का हरी झंडी दिखाएंगे, उसी दिन आपको हम आपके विश्वास पर हम खड़े उतरेंगे। आप इतना याद रखिएगा।
इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर लेफ्ट पार्टी चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार में सीपीआई एमएल ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पालीगंज सीट से सीपीआई एमएल प्रत्याशी संदीप सौरभ के लिए प्रचार करने पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे। पालीगंज हाई स्कूल में आयोजित नागरिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दीपांकर भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपांकर ने कहा, 15 साल में पहली बार बिहार की एनडीए सरकार नर्वस है और इस बार सरकार को उखाड़ फेंकना है। दीपांकर ने कहा कि इस बार बेरोजगारी का मुद्दा हावी है, युवा बेरोजगार है, इस बार युवा सरकार के जुमलों में नहीं आएगी। आप समझिए कि आत्मनिर्भर का मतलब देश की आजादी मजबूत होगी। हिंदुस्तान में खाने पीने के लिए हम कहीं भी किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। हमारी खेती आगे बढ़ेगी, कल कारखाने मजबूत होंगे, देश का उत्पादन बढ़ेगा, तो हम आत्मनिर्भर होंगे, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं करना होगा। एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान का निधन के बाद क्या पार्टी के कोर वोट बैंक पर असर पड़ेगा या फिर वो एलजेपी के साथ खड़ी रहेगी? ये सवाल इन दिनों बिहार की सियासत में खूब पूछा जा रहा है। हालांकि एलजेपी को ये लगता है कि उन्हें सहानुभूति का लाभ मिलेगा और विकल्प के तौर पर उभरेगी। वहीं जानकार मानते हैं कि रामविलास पासवान के निधन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा एनडीए को मिलेगा। चुनावी समर के बीच में ही एलजेपी संस्थापक रामविलास पासवान के निधन की खबर क्या आई? सियासी गलियारे से लेकर सूबे के कई हिस्सों में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीति के लिए ये एक अपूरणीय क्षति था, लेकिन इस कमी को भरने के लिए एलजेपी ने कोशिशें तेज कर दी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को उम्मीद है कि रामविलास पासवान के नाम पर इस बार पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम लोग संगठन के माध्यम से इस चुनाव में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अब जबकि रामविलास जी हम लोग के बीच नहीं हैं तो उनके चाहने वाले यकीनी तौर पर आदरणीय चिराग जी के हाथ को मजबूत करना चाहेंगे। इस चुनाव में एलजेपी बीजेपी के तो साथ है, लेकिन जेडीयू से उसके बगावती तेवर नए समीकरण का रास्ता खोल रहे हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि जिस तरह से एलजेपी ने एनडीए का साथ छोड़े बिना अपना रुख अलग करके जेडीयू पर निशाना साधा है, इसका लाभ एलजेपी को वैसे एंटी इनकम्बेंसी वाले वोटरों का मिलेगा जो जेडीयू से नाराजगी रखते हैं और ये वोट आरजेडी के खाते में जा सकते थे, जिसे अब एलजेपी के तौर पर विकल्प मिल गया है। अब लड़ाई में जिस ढंग से अभी लोजपा कूदी है और उसके जो फर्स्ट फेज के जो कैंडिडेट के लिस्ट आए, तो हमें तो लगता है कि एक कहीं न कहीं कई क्षेत्रों में वो त्रिकोणीय मुकाबले हो सकते हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद भाजपा उन पर दबाव भी नहीं डाल सकती कि आप अपने कैंडिडेट वापस ले और ये करे, कुछ भी करे, कोई दबाव नहीं बना सकती है। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर लोजपा को मिलेगा। सवर्ण वोट भी जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, जहाँ जदयू के कैंडिडेट रहेंगे वहाँ वो कैंडिडेट दे रहे हैं, तो वो भी एक सहानुभूति उनके प्रति जाएगा। एलजेपी के इस नए रुख से पार्टी एक तरफ जहां ज्यादा कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को टिकट दे पा रही है, वहीं अपने आप को आकलन करने का मौका भी एलजेपी को मिलेगा। यदि एलजेपी अपने मिशन बीजेपी से बैर नहीं और नीतीश की खैर नहीं में सफल हो जाती है, तो चिराग पासवान का कद इस चुनाव में और भी बढ़ जाएगा। अन्यथा दूसरे हालात में पार्टी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस तरह से अब पूरे जोश खरोश के साथ सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेंगी, लेकिन जहां पे रामविलास पासवान के न रहने का निश्चित तौर पे फायदा एलजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। एलजेपी के बागी नेता निरंजन सिंह ने तीर चलाने का फैसला किया। बुधवार को निरंजन सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने निरंजन सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। जब इन्होंने देखा कि जो सोच करके हम इस पार्टी में आए थे, पार्टी उस पथ से अलग हो रही है, तो इन्होंने उसको एक खुलासा किया। और यह जनता दल ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें देखा कि आप देखेंगे कि किसी ढंग का आरोप टिकट के सवाल पर आज तक लगा ही नहीं।
बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री चेहरों की जैसे बाढ़ आ गई है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, पुष्पम प्रिया चौधरी के बाद पप्पू यादव सीएम कैंडिडेट बन गए हैं। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस ने जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को अपने गठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही इस बात की घोषणा की कि पप्पू यादव इस बार मधेपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी भी शामिल है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पप्पू यादव की कार्यशैली जनता के पक्ष में है। मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता इस बार हमारे गठबंधन को मौका देगी, जो बिहार से प्यार करते हैं और जिन्हें दिल में पीड़ा है। पीडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, नीतीश कुमार के पास विकास का मुद्दा क्यों नहीं है? क्यों नीतीश कुमार लालू को केवल अपना मुद्दा बनाते हैं? नीतीश कुमार बाढ़ और पलायन पर क्यों नहीं बोलते? नीतीश कुमार के निश्चय कार्यक्रम पर भी निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा, नीतीश का ये कार्यक्रम बीजेपी और एलजेपी का मुद्दा नहीं है, इस कारण ये दोनों पार्टियां 7 निश्चय पर कुछ नहीं बोलती। जब आप 7 निश्चय 2 आप अलाउंस कर रहे थे तो बीजेपी आपके अलायंस पार्टनर जो है आपके साथ नहीं था। आपका अकेला 7 निश्चय 2 है, बीजेपी आपके साथ खड़ी नहीं है। बीजेपी एलजेपी के साथ खड़ी है। जो बात वो एलजेपी कह रही है उसको ना तो बीजेपी ने कहा नहीं। इसका मतलब है कि 7 निश्चय आपका कंप्लीट रूप से कोलैप्स है। मुझे लगता है कि पीडीए को बिहार की जनता मौका इस बार देगी और धन बल की राजनीति खत्म करके, जैसा हमने आजाद समाज पार्टी के बैनर पर पीडीए के लोगों से भी दरखास्त की थी कि संघर्षशील नौजवानों को मौका दें, महिलाओं को मौका दें, उन तमाम लोगों को मौका दें जिनके दिल में पीड़ा है, जो अपने बिहार से प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 3rd फेज के उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई। ये सूची जी बिहार झारखंड से राष्ट्र प्रवक्ता संजय मयूख ने शेयर किया। अब आपको दिखाते हैं तीसरे चरण के योद्धा कौन कौन हैं। रामनगर से भागीरथी देवी, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा, रक्सौल से प्रमोद सिन्हा, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, साथ ही ढाका से पवन जायसवाल इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं रीगा से मोतीलाल प्रसाद, भातनहा से अनिल राम, परिहार से गायत्री देवी, बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा, खजौली से अरुण शंकर प्रसाद, बिस्वी से हरिभीषण ठाकुर, छातापुर से नीरज कुमार सिंह, सहरसा से आलोक रंजन झा, दरभंगा से संजय सरावगी, हाईघाट से रामचंद्र साहा, केवटी से मुरारी मोहन झा, जाले से जीवेश कुमार, औराई से रामसूरत राय, कुडनी से केदार गुप्ता, मुजफ्फरपुर से सुरेश कुमार शर्मा, पातेपुर से लखीनेंद्र पासवान, ये वो प्रमुख नाम जिन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। सीतामढ़ी में दर्दनाक हादसा हो गया। शौचालय की टंकी में दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। मामला भतनहा के पूर्वी पंचायत के चौधरी टोल गांव का है। मृतक की पहचान सुशील और राम आधार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है दोनों लोग नवनिर्मित शौचालय की टंकी की सैनिटरिंग हटाने के लिए टंकी के अंदर गए हुए थे। काफी देर तक जब दोनों नहीं निकले तो स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बेहोशी की हालत में निकाला गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।